नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। बात करेंगे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स की और साथ ही साथ करेंगे उनका एनालिसिस। अगर आप जो पहली तस्वीर देख रहे हैं ये आपको महुआ की है। आपको बता दें महुआ भी हाल ही में करंट अफेयर में चर्चा में बना हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। महुआ को न केवल एक पेय पदार्थ के रूप में हम लोग जानते हैं, बल्कि इसके औषधि गुण के कारण ये कहीं न कहीं हमारी बीमारियों को दूर करने में, आपको अगर आपके दाँतों में दर्द हो रहा है, जुकाम है, इसके यूज़ करने में इसका तेल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसके अन्य भी काफ़ी उपयोगी लाभ हैं, तो देखेंगे इसके बारे में। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के दिखने वाले पेड़ को महुआ के नाम से जानते हैं। देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या, बाद में करेंगे उनका एनालिसिस। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर आदिवासी पहुंच कार्यक्रम अर्थात ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, अगर मध्य प्रदेश में आपसे क्वेश्चन आता है कि प्रमुख रूप से कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातियां भील और गोंड राज्य की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि राज्य में जो सदन के नेता हैं, राज्यसभा में जो वहाँ के एमपीज हैं, उन्होंने क्या किया है, एक चिंता व्यक्त की है, क्योंकि उनके खिलाफ भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की हुई है कि अगर संसद में बार-बार अगर व्यवधान पड़ेगा, तो कार्रवाई सही से नहीं चल पाएँगी और वो अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाएगी। तो इसके बारे में देखेंगे। बात करेंगे ओमिक्रॉन के बारे में, क्योंकि इस कोरोना वायरस को अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रख दिया है। केरल में नोरो वायरस संक्रमण से 13 मामलों को पता लगा है और इस मामले को देखते हुए कि केरल का जो पड़ोसी राज्य है कर्नाटक, उसकी सरकार ने क्या किया है, कोडांगू और दक्षिणी कन्नड़ के जो जितने भी सीमावर्ती जो उनके जिले हैं, उनमें अलर्ट जारी कर दिया है। 2015 के ईरान परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए अभी हाल ही में क्या होने वाला है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, उसके वहाँ पे क्या होगा, ईरान परमाणु समझौता, जिसका दूसरा नाम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन अर्थात संयुक्त व्यापक कार्य योजना के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्राष्ट्रीय वार्ता आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, इस वार्ता में ईरान परमाणु समझौते के शेष जितने भी भागीदारी देश हैं, ईरान के अलावा चाइना, रसिया, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, वो भी इसमें भाग लेंगे। बात करेंगे आज भारत गौरव योजना के बारे में, क्योंकि भारतीय रेल द्वारा देश में जो व्यापक जो टूरिज्म संभावनाएं हैं, उनका दोहन करने के लिए, उनको उनके अवसरों को बढ़ाने के लिए एक थीमेटिक घोषणा चालू की गई है, भारत गौरव योजना, जो कि रेलवे से संबंधित है। इसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ अभी हुआ क्या है कि जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसको एनजीटी के नाम से जाना जाता है, उसकी जो पूर्वी क्षेत्रीय पीठ है, जो उसने क्या किया है, तो उड़ीसा के अंगुल जिले में कुर्बदहल्ली नंदा पर क्या हुआ है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, उस पर क्या किया है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने क्या किया है, उसमें अवैधानिक तरीके से क्या किया है, उस पर उसको पाट दिया उस पूरी नदी को और अपना कब्जा कर लिया है। इसको देखते हुए जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को 2 करोड़ जुर्माना लगाया गया है। तो इसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे अदन की खाड़ी और पोषण ज्ञान अभियान के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं उन टॉपिक्स को जो यूपीएससी के सामान्य अध्ययन फर्स्ट टॉपिक से लिंक हैं, और बात करेंगे मध्य प्रदेश के आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम के बारे में। अगर आपको बता दें, जब ये टॉपिक आएगा तो 18वीं सदी से लेकर वर्तमान समय तक के जितना आधुनिक भारत इतिहास है, या जनजाति समूह कहाँ पर क्या रह रहे हैं, उनके कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उससे लिंक ये टॉपिक है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के इस टाइम पीएम है शिवराज सिंह, उन्होंने इसकी शुरुआत की है, और देखेंगे ये कार्यक्रम क्या कहता है, इसके तहत क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो जितने भी ट्राइबल एरिया में अर्थात अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनकी पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से वहाँ पर उनको स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु आपको पता होना चाहिए एक अधिनियम लागू किया गया था, जिसका नाम था पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, जिसका हिंदी में है पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार, और इसको बोलते हैं पेशा अधिनियम। तो ध्यान रखना कि अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए, उनके स्वशासन को स्थापित करने के लिए पेशा अधिनियम लगाया गया था 1996 में। तो इस बात का याद रखना। इसका आपको या तो आप पेशा अधिनियम डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, या पूछा जाएगा किस वर्ष को लागू किया गया था। उसको 1996 में लागू किया गया था। और साथ ही साथ इसी में आदिवासियों का पता होना चाहिए जो प्रमुख पेय पदार्थ है महुआ। तो महुआ जो आपने अभी इसका देखा, इसका अभी तस्वीर देखी है, उसको यहाँ पे इन्होंने वैध बनाया हुआ है, और इसी के साथ एक नई विरासत शराब, जिसको हेरिटेज लिक्विड के रूप से जाना जाएगा, उसकी बिक्री को अनुमति दी जाएगी। ध्यान रखना। अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस पेय पदार्थ से हेरिटेज लिक्विड बनाने की घोषणा की गई है, तो उसका आंसर होगा महुआ। साथ ही साथ यहाँ के मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के खिलाफ जितने भी छोटे मोटे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उनको वापस लेने की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ क्या है, जो शराब का उत्पादन किया जा रहा था, उसकी बिक्री पे जो प्रतिबंध लगाने के लिए इन पे जो लगाए गए थे केस, वो भी क्या किए जाएंगे, कम किए जाएंगे या फिर उनको हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो नवासी आदिवासी जो जितने भी ब्लॉक हैं, उनके तहत क्या होगा,
जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी होम डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। छिंदवाड़ा में एमपी के विश्वविद्यालय का नाम अब शंकर शाह के नाम से रखा जाएगा। तो ध्यान रखना, शंकर शाह सुमित्र शाह के पुत्र हैं, जो कि गोंड शासन के गढ़ा साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो याद रखना कि गढ़ा साम्राज्य में गोंड शासक वहां पे रहे हैं, तो वहां शंकर शाह का नाम ऐसे इंपॉर्टेंट है। तथ्या भील के नाम पर रेलवे स्टेशन बस स्टॉप के नाम चेंज किए जाएंगे तथा खंडवा में उनके नाम पर एक स्मारक स्थापित किया जाएगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है तांत्या भील। इसके अलावा मंडल में एक मेडिकल कॉलेज का नाम हृदय शाह लोधी के नाम पर रखा जाएगा, क्योंकि राजा हृदय शाह थे, वो काशी से आकर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बसे। साथ ही साथ उनके पूर्वजों ने यहाँ पे वर्तमान दमोह में अपना राज्य स्थापित किया। उस समय ये क्षेत्र गोंड शासकों के अधीन था। आपको पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हाल ही में रहा है चर्चा में, क्योंकि भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके रानी कमलापति रख दिया गया है, वो भी इसी के तहत किया गया है। साथ ही साथ आदिवासियों क्षेत्रों में कला और संस्कृति के जितने भी सर्वश्रेष्ठ कार्य किए गए उसके लिए राजा संग्राम शाह पुरस्कार शुरू किया जाएगा। यह गढ़ा साम्राज्य के 48वें गोंड शासक थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे सामान्य अध्ययन 2 से लिंक टॉपिक के बारे में, और बात करेंगे संसद के में जो लगातार व्यवधान आ रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने चिंता व्यक्त की है, जिससे क्या हुआ है, राज्यसभा के जो सांसद सदस्य हैं वो भी क्या हुए हैं, इससे थोड़े चिंतित हैं और उन्हें थोड़ा चिंता व्यक्त की है। तो ये टॉपिक आपके जो विभिन्न शक्तियां हैं जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उनके बीच में क्या विवाद होते हैं, उनका निवारण कैसा होता है, उससे संबंधित टॉपिक है। आपने अक्सर ये तस्वीर देखी होगी, जब भी कोई डिबेट चलती है या फिर लोकसभा या राज्यसभा में कभी कोई चर्चा होती है तो इस तरीके की आप देखते हैं स्थिति बन जाती है। बार बार वहां पे सदन में लोग बीच में आ जाते हैं, नेता लोग, और वहां पे क्या करते हैं, उसकी कार्रवाई को बाधित करते हैं। तो इसी को देखते हुए कि एक टिप्पणी लोग आप सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष द्वारा की गई है, तो वहां के जो एमपी लोग हैं, सदन के नेता हैं, उनका ये कहना है कि अगर विधायकों के कामकाज के मानदंडों का उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन की कार्रवाई करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी या फिर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन होता है, उसके पास होता है। जबकि संवैधानिक संस्थाओं को, जो अन्य संस्थाएं हैं चाहे न्यायपालिका हो, उसको इस प्रकार के विषय पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर देखें मुख्य मामला है क्या, तो इस टाइम पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, आपको पता चले एन वी रमन है। तो एन वी रमन ने क्या बोला था कि संसद में की जाने वाली जो बहस हो रही है वो लगातार कम हो जा रही है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी की कम हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि खेदजनक स्थिति है, जिससे क्या होगा, न केवल सकारात्मक कार्रवाइयों में कमी आएगी, साथ ही साथ जो क्वालिटी रूप से जो बहस डिबेट्स हो सकती थी, गुणवत्तापूर्ण बहसें हो सकती थी, वो भी नहीं हो पा रही, जिससे क्या हो रहा है, अस्पष्ट कानून बनते जा रहे हैं और साथ ही साथ ये अदालतों पे बोझ बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हुआ क्या, उनकी टिप्पणी के बाद में, तो विधायकों के कामकाज के इसको संदर्भ के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें लगातार व्यवधान पड़ते हैं, कहीं न कहीं अनियंत्रित व्यवहार किया जाता है, कई बार हाथापाई हो जाती है, हिंसक कार्रवाइयाँ देखने को मिलती हैं, जो कि क्या है, उसका कहीं न कहीं हानिकारक प्रभाव न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व पटल पर इसकी छवि पे पड़ता है। साथ ही साथ इस प्रकार की टिप्पणी देने का ये तरीका नहीं कि आप लगातार आप उनसे चिंता व्यक्त करिए, आप उनसे आरोप प्रत्यारोप करिए, बल्कि क्या करना चाहिए, जो विधायक हैं वहाँ पे या सांसद हैं, जो भी विधायिकाओं जो जितने सदस्य हैं वो क्या करें, उनकी मर्यादा को सुनिश्चित करें, अपने कामकाज को ठीक तरीके से करें। साथ ही साथ क्या करें, वो ऐसी टिप्पणियाँ ना करें जो दूसरों के लिए गलत हो, और अच्छे से आप उसको चलने दीजिए, तो ये स्थिति नहीं आएगी। अगर देखें कि इस व्यवधान से प्रमुख चिंता क्या, डिसरप्शन जो हो रहा है उससे प्रमुख चिंता क्या हो रही है कि कहीं न कहीं लगातार एक नींव सी पड़ती जा रही है कि सही से कार्रवाइयाँ ना चल पाएँ। साथ ही साथ अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार जो 15वीं लोकसभा थी 2009 और 14, आपको बताना चाहिए इस टाइम पर हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है। उसके दौरान क्या हुआ था, संसदीय कार्रवाई में बार-बार व्यवधान हो रहा था, जिसके लिए जो लोकसभा और राज्यसभा में जो टाइम निर्धारित किया गया था, तो लोकसभा में केवल उसका 61% और राज्यसभा में 66% ही केवल काम हुआ। अगर इसकी एक अन्य रिपोर्ट देखी जाए पीआरएस की, उसके अनुसार जो 16वीं लोकसभा है 2014-19 के बीच में, इसके दौरान जो भी निर्धारित समय किया गया था उसका लगभग 16% अर्थात 16% जो टाइम क्या था वो व्यवधानों के कारण खत्म हुआ। जबकि 15वीं लोकसभा में ये तो 37% तक था। तो हो सकता है 16वीं लोकसभा 15वीं लोकसभा से थोड़ी बेहतर दिखे, लेकिन अगर 14वीं लोकसभा के पीछे देखा जाए तो वहां पे केवल 13% इंटरप्शन हुए थे। तो उस तरीके से कोई अच्छा नहीं है संकेत कि हम इतना टाइम खराब कर रहे हैं। साथ ही साथ 16वीं जो लोकसभा चल रही है इसके दौरान राज्यसभा में अपना जितना निर्धारित समय है उसके 36% जो टाइम है वो क्या हो रहा है, या तो फिर व्यवधान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके क्या हो रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी पे कमी आ रही है। 15वीं और 14वीं लोकसभा के दौरान राज्यसभा में लगभग 32% और 14% समय नष्ट किया गया था। तो 14वीं लोकसभा काफी अच्छी चली थी। तो लगातार 15वीं 16वीं में लगातार क्या हो रहा है, ये व्यवधान आते जा रहे हैं। अगर हम देखें कि लगातार रुकावटें आ क्यों रही हैं, क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई
विवादित विषय आते हैं या सार्वजनिक महत्व पे चर्चा होती है, तो लोगों में उसमें क्या होता है, काफ़ी आपसी खींचातानी हो जाती है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि व्यवधान लगातार क्या कर रहा है, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष जो वहाँ पे चल रहा है, वो क्या करता है, अपनी ज़िम्मेदारियों से बचने के लिए सहायक हो रहा है, क्योंकि व्यवधान से कई कार्य बन नहीं रहे हैं, बल्कि जब भी व्यवधान पड़ता है, तो इनडायरेक्ट वे में क्या किया जाता है, वहाँ पे जो कानून है या अधिनियम है, वो पास कर लिए जाते हैं और कहीं न कहीं वो चर्चा उनकी नहीं हो पाती है। साथ ही साथ जो जितने भी गैर जो सूचीबद्ध जो चर्चाएँ हो सकती हैं, उनके लिए जो टाइम होता है, उसका कमी पड़ जाती है। अनुशासनात्मक जो वहाँ पे शक्तियाँ उनका दुरुपयोग हो रहा है और कहीं न कहीं दलगत राजनीति को कहीं न बढ़ावा दे रहा है। तो जब इतना सारा खेल हो रहा है, तो हम देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, जितने भी सांसद या विधायक सदस्य हैं वो भी, उनके ऊपर क्या किया जाना चाहिए, जो वहाँ की आचार संहिता है, कोड ऑफ एथिक्स है या कंडक्ट है, उनको क्या किया जाना चाहिए, अच्छे से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर बार-बार कोई काम-काज में बाधा पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, जो पीठासीन अधिकारी हैं, वो क्या करें, सदस्यों को निलंबित करें। साथ ही साथ वर्तमान सरकार को ये भी चाहिए कि वो लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए विपक्ष के विचारों को स्वतंत्र रूप से आने दें, उन्हें रखने का अवसर दें। साथ ही साथ इसमें क्या करना चाहिए कि उत्पादकता की लगातार निगरानी रखनी चाहिए और कहीं न कहीं पे एक प्रोडक्टिविटी मीटर तैयार करना चाहिए कि इस लेवल तक आपको वहाँ पे क्या करना हो, फ़ायदा हो सके। आइए बात करते हैं ओमिक्रॉन के एक नए वेरिएंट के बारे में, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंतर्गत रखा गया है। ये टॉपिक आपका स्वास्थ्य संबंधी जब भी मुद्दे आएँगे, उससे लिंक है। अगर आप देखें कि इस टाइम ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कोरोना के कहर के कारण जो और वेरिएंट है, लैम्ब्डा या डेल्टा है, उससे क्यों ओमिक्रॉन को अधिक खतरनाक माना जा रहा है? क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, तो लैम्ब्डा में क्या था, केवल प्रोटीन स्पाइक एक सिंगल लेवल तक थे, वहीं डेल्टा में डबल लेयर आ गया है। जबकि अगर आप ओमिक्रॉन का अगर आप इसका स्पाइक देखेंगे इसके, तो आप देखेंगे कि लगभग ट्रिपल लेयर तक अंदर जा रहा है, जिसका क्या हो रहा है, ये 2 गुना अधिक इनसे प्रभावकारी है और करीब 32 गुना अधिक तेज़ी से फैलता है, म्यूटेशन करता है। अगर इस वेरिएंट की बात करें, तो इस वेरिएंट की सबसे पहली रिपोर्ट दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। वहाँ के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इसको रिपोर्ट किया गया। ओमिक्रॉन क्या है? दुनिया भर में कोविड संक्रमण के दौरान फैलने से संबंधित काफ़ी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर देगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो उससे हमें थोड़ा बचना होगा। अगर हम देखें, डब्ल्यूएचओ ने अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में कितने चीज़ों को डाला है, तो अगर हम देखें तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में 5 नाम सूचीबद्ध किए हैं, जबकि वहीं पर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में 2 डाले गए हैं, जबकि इसमें कंसर्न वाला इंटरेस्ट से अधिक खतरनाक साबित हो रहा है। अगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न में देखें तो 5 नाम आए हैं, ओमिक्रॉन, डेल्टा, गामा, बीटा और अल्फा। अगर हम देखें कहाँ-कहाँ पे देखे गए हैं, तो ओमिक्रॉन को नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। डेल्टा को 2020 में भारत में देखा गया है, जो बाद में दुनिया भर में फैला। गामा को 2020 में ब्राज़ील में देखा गया है। बीटा की शुरुआत वर्ष 2020 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका से हुआ, वहीं अल्फा की शुरुआत 2020 के अंत में ब्रिटेन से उभरा हुआ है। तो हमारे देश में कौन-सा आया हुआ है? डेल्टा वेरिएंट हमारे देश से उपजा है। अगर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में अगर देखें कौन से अगर डब्ल्यूएचओ डाले हैं, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में इसमें 2 डाले गए हैं। म्यू, जो कि 2021 की शुरुआत में कोलंबिया में उभरा हुआ है, और लैम्ब्डा, जो कि वर्ष 2020 के अंत में पेरू में उभरा हुआ है। ये लगभग ये दक्षिण अमेरिका में ही उभरे हैं दोनों। तो अगर आप बार-बार इसमें टर्म आ रहे हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न, तो हम देखते हैं कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं डब्ल्यूएचओ द्वारा या सार्स कोविड 2 के जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका क्या मतलब होता है। तो सार्स कोव 2 के वेरिएंट होने में अगर कंसर्न के अंदर जाता है, तो ये उन म्यूटेशन या आनुवंशिक परिवर्तनों से संबंधित है जो कि संचारण क्षमता और बीमारी की गंभीरता को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ ये प्रतीक्षा से बचाव कर जाते हैं और इसके लिए भविष्यवाणी की जा सकती है कि हाँ, ये आगे आएँगे। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, अगर कोई भी डब्ल्यूएचओ द्वारा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा जाता है, तो ये फैक्ट क्लियर हो जाता है कि ये कई देशों में और उनकी जनसंख्या समूह में महत्वपूर्ण समुदायों में क्या हो चुका है, फैल चुका है, उसका चारों तरफ फैलाव प्रसार हो रहा है। तो ये हो गया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न से देखा जाए, तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, ये भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का ही, तो उसकी परिभाषा को तो पूरा करता है। ये मतलब कि क्या है, कई देशों में फैल चुका है, कम्युनिटी स्तर पर इसका स्प्रेड हो चुका है। लेकिन क्या होता है, ये अधिक गंभीर हो चुका होता है। कोविड-19 जैसे वायरस के संक्रमण था, उसकी इसमें ग्रोथ हुई, बीमारी का अधिक गंभीर हुआ, अस्पतालों में लोग भर्ती हुए और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु हुई। तो वो उन लोगों को, उन ऐसे सिम्पटम्स वाले जो भी आपके जो आते हैं वेरिएंट, उनको डाला जाता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंतर्गत। साथ ही साथ इसके क्या होता है कि जब जो भी इम्यूनाइजेशन होता है या टीकाकरण होता है, उसके द्वारा जो एंटीबॉडी होती है, वो उसमें महत्वपूर्ण कमी आ जाती है वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंतर्गत। साथ ही साथ क्या होता है, जो टीके का प्रभाव होता है या उसमें अन्य जो हम अपनी ट्रीटमेंट अपना रहे होते हैं, उसमें विफलता दर बढ़ जाती है। तो अभी देखें कि इस वायरस को किस प्रकार ये म्यूटेशन करता है।
अगर इसमें दिक्कत क्या होती है, तो अगर एक आप फिगर से समझें, अगर कोई पेरेंट स्ट्रेन है, तो आपको पता है, जैसे आप कोई भी अगर ज़ेरॉक्स कराने जाते हैं, फोटोस्टेट आप जो कराते हैं आपको, तो ज़ेरॉक्स में कई बार क्या होता है, आपने ज़ेरॉक्स कराई तो कहीं गलती से उसमें मिसप्रिंट हो जाता है या कुछ नहीं उसमें छपता है, तो कई बार क्या होता है, जब आरएनए की कॉपी होती है पेरेंट स्ट्रेन के अंतर्गत, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई बार कॉपी ठीक से हो नहीं पाती है, वो क्या करती है, चेंज हो जाती है, और चेंज ऐसे इसलिए आरएनए कर लेता है अपने आप को, जिससे क्या करे, वो सर्वाइव कर पाए। तो इसी जो चेंजमेंट आता है उसको वेरिएंट बोलते हैं, और उस वेरिएंट से क्या होता है, फिर वायरस एक नई तरीका का बिहेवियर दिखाने लगता है, उसको न्यू स्ट्रेन आ जाता है, जिससे क्या होता है, वो एडेप्टेशन कर पाए अपने नए एनवायरनमेंट के अंदर। इस तरीके से क्या होता है, वेरिएंट में चेंजमेंट आते हैं। ठीक है, बात करेंगे इसी के साथ लघु एक और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे, नोरा वायरस के बारे में, क्योंकि केरल में नोरा वायरस के मामले देखे गए हैं। अगर आप वायरस के बारे में देखें, तो इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है, या फिर हम कहें कोरोना वायरस होता है, ये क्या करता है, लंग्स पे प्रभावित करता है, जबकि वही नोरा वायरस और एक और होता है रोटा वायरस, ये क्या करते हैं, आपकी छोटी आंत के अंदर आपको इन्फेक्शन करते हैं, जो कि क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे पाचन से संबंधित होता है, डाइजेशन से संबंधित चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो अगर नोरा वायरस के बारे में बात करें, तो नोरा वायरस क्या है, जो डायरिया फैलाने वाला एक वायरस, इसका नाम है रोटा वायरस। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि डायरिया फैलाने वाले एक वायरस का नाम बताइए, अगर उसमें कहीं ऑप्शन आपको मिले, तो वहाँ पे रोटा वायरस होता है। उसके समान ही एक संक्रमण बग है। इससे क्या होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होते हैं, यानी कि आपकी जो पाचन शक्ति वाली जितनी गैस जो वहाँ पे जो आपकी जो होती हैं, जठरातंत्री होती हैं, उससे क्या होता है, वहाँ पर ये विषाणुओं का एक समूह होता है, ध्यान रखना, ये विषाणुओं से फैलता है नोरा वायरस। ठीक है, तो वायरस में संबंधित एक वायरस से ही फैलेगा। तो अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात देखें, तो ये पेट और आंतों की सूजन के प्रकोप से संबंधित सबसे आम क्या एक रोगजनक है, पैथोजन है। और नोरा वायरस के कारण होता क्या है, पेट और आंतों की परत में सूजन आ जाती है, आपको उल्टी होगी, आपको दस्त आने शुरू हो जाएंगे, आज जैसी समस्याएं जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के होती हैं, वो सारी इसमें होंगी। अगर इसके लक्षणों की बात की जाए, तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो नोरा वायरस संक्रमण से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, उसको उल्टी, दस्त जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जो कि वायरस के संपर्क में आने, जब भी आप कोई वायरस से इन्फेक्टेड होंगे, तो 1 या 2 दिन बाद दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ आपका जीव घबराएगा, मितली आएगी, पेट दर्द होगा, बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द हो सकता है। अगर ज़्यादा गंभीर मामले हुए, तो उसमें क्या होता है, आपको तरल पदार्थों के अधिक मात्रा में निकलने के लिए डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पर पानी की कमी हो सकती है। ये दिक्कत देखी गई है। और इन्फेक्शन देखने भाई, इसमें अगर आप इसको एक चार्ट के थ्रू समझें, तो सिम्टम्स क्या होते हैं, जो 12 से 48 घंटे बाद आपको दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ क्या करते हैं, ये 2 हफ्ते तक रह सकते हैं। इसमें आपको हल्के स्तर पर माइल्ड फीवर या आपको ठंडी लग सकती है, आपको वहाँ पे क्या हो सकता है, लेथर्जी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, आपकी डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, कहीं न कहीं आपकी बॉडी में आपको चकत्ते या हल्के दाने दिखाई पड़ सकते हैं। अगर देखें ये फैलता कैसे है, ये जो वायरस है आमतौर पर क्या करता है, जब भी क्रूज़ जो जहाज होते हैं, या फिर नर्सिंग होम, या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हॉस्टल बनाए जाते हैं, डॉर्मेट्री होते हैं, या अन्य बंद स्थानों पे फैलता है। साथ ही साथ इसके संक्रमण का प्रमुख कारण क्या होता है, जब भी, क्योंकि ये पाचन संबंधित है, तो जब भी हम कोई दूषित खाना खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं, तो या फिर कोई भी इन्फेक्टेड सतह को छू लेते हैं, उससे ये फैल जाता है। साथ ही साथ क्या हो सकता है, अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, तो उसका मल और जो उल्टी होती है, उसके द्वारा भी फैल सकता है। और कई बार क्या कर सकता है, सिर्फ कई सब टाइप एक व्यक्ति को कई बार भी संक्रामित कर सकते हैं, बार बार। तो इससे क्या होता है, कई जो कीटाणुनाशक होते हैं उसके प्रति क्या होता है, जो ये वायरस है, वो अपने आप को एंटीबॉडी बना लेता है, प्रतिरोधी क्षमता डेवलप कर लेता है, जिससे क्या होता है, उस कीटाणु का नाशक जब भी कोई दवाई या मेडिसिन लेते हैं, उसका प्रभाव नहीं आता है। साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि 60 डिग्री सेल्सियस तक के जो टेम्परेचर होता है, उसको ये वायरस सह लेता है, जिससे अगर आप कोई भोजन खा रहे हैं, या कोई भाप दे रहे हैं, या पानी को आप क्लोरीन डाल के उसको क्लोरीनेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये वायरस नहीं मरता है। और कई बार इसमें ये भी देखा गया है, इस नोरा वायरस के अंदर जो नॉर्मल हैंड सैनिटाइजर हैं, वो भी इस पे फ़र्क नहीं डाल पाते हैं। अगर हम देखें कि इस वायरस से हम बच कैसे सकते हैं, तो ये बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है, काफ़ी लंबी नहीं चलती है। बस क्या होता है, हो सकता है जब भी इन्फेक्शन होगा, तो जो पेशेंट होता है उसको थोड़ा कष्ट होगा। साथ ही साथ उसके शरीर से बहुत सी लिक्विड डिहाइड्रेशन हो सकता है। और कहीं न कहीं जो अगर कोई बूढ़े व्यक्ति हैं, या जो आपका इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको उसको देखना क्या चाहिए, आप उसको आराम दीजिए और पर्याप्त मात्रा में उसको पानी दीजिए, तो अपने आप ही सही हो जाएगा। काफ़ी इसमें अभी दिक्कत वाली बातें हैं नहीं। बस आपको डिहाइड्रेशन से उसको बचाना होगा। बात करेंगे ईरान परमाणु वार्ता समझौते के बारे में, क्योंकि 5 महीने बाद इसको दोबारा शुरू होने की बात कही गई है। तो ये टॉपिक आपका भारत के हितों पर, जो भी विकसित देश या विकासशील देश जो भी पॉलिसी बनाते हैं, और उनका क्या राजनीतिक प्रभाव होता है, उससे लिंक टॉपिक है। तो अगर बात करें ईरान परमाणु समझौते के बारे में, तो ईरान परमाणु अगर समझौते की बात की जाए, इसको
ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर देखें इस संयुक्त व्यापक कार्य योजना के अंदर कौन से देश शामिल हैं, तो P5 जो देश हैं, आपको पता चाहिए P5 देश कौन-कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। +1 इसमें जर्मनी और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ये 2013 और 2015 तक चली लंबी वार्ताओं को ही संयुक्त व्यापक कार्य योजना के नाम से जाना जाता है। इस वार्ताओं के अंतर्गत ईरान की राजधानी जो तेहरान है, उसको परमाणु हथियारों के सभी घटकों जैसे कि सेंट्रीफ्यूज, एनरिच यूरेनियम, हैवी वाटर के अपने भंडार में महत्वपूर्ण कटौती करने पर जो सहमति थी, उसको ये व्यक्त की गई थी। अगर देखें प्रेजेंट टाइम में इसमें चिंता के विषय क्या है, क्योंकि आपको पता चाहिए जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने क्या किया था वर्ष 2018 में अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया था, और जब पूरे वर्ल्ड के चाचा चौधरी ही बाहर हो जाएंगे तो ऐसे समझौतों का कोई महत्व रह नहीं जाता है। इसके अलावा ईरान पर जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे या अन्य जो सख्त कार्रवाई लागू की गई थी, उसमें जो अधिकतम दबाव डालने का इसमें विकल्प चुना गया था, वो भी ठीक नहीं था। इसके अलावा जब इन पे अधिकतम दबाव पड़ा ईरान पे, तो इसमें हुआ क्या, ईरान ने इसकी अपना रिस्पॉन्स क्या दिया, उसने यूरेनियम रिच जो और सेंट्रीफ्यूगल जो उसके क्षेत्र थे, जो संयंत्र थे, उनका निर्माण कार्य और तेजी से कर दिया। और ये उसने इस बात पर भी जोर दिया कि जो उसका जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चल रहे हैं, वो नागरिक उद्देश्यों के लिए अर्थात सिविल लोगों के लिए काम करेंगे, उसके इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, ना कि वो उनका कोई सैन्य उपयोग करेंगे। लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ पे आई कि जनवरी 2020 में क्या हुआ था, अमेरिका द्वारा लगातार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जो कमांडर थे, जनरल कासिम सुलेमानी, उन पर लगातार नजर रखी गई और उन पर क्या किया गया, ड्रोन से हमले किए गए। और हमले में क्या हुआ, उनकी मौत हुई, जिससे क्या हुआ, फिर दोबारा से एक खटाई में पड़ गई पूरी योजना, और उस पे कहीं न कहीं क्या हुआ, ईरान ने फिर उसको अपना काम जारी रखा। और फिर जब अगर ये क्या हुआ, जब ईरान ने इसको ही भंग कर दिया पूरी वार्ता को उनके सुलेमानी के मरने के बाद में, तो वो भी उत्तर कोरिया के रास्ते पे चला गया, क्योंकि वहाँ पर वही परमाणु अस्थिरता की ओर लगातार वो उन्मुख हुआ, जिससे क्या हुआ, कहीं न कहीं अशांति इस पूरे क्षेत्र में जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन थी, उसमें कहीं न कहीं क्या आई है, अस्थिरता उत्पन्न हुई है। तो इस पूरे टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, अगर हम देखें हमारे देश से इसका क्या लगाव है। अगर भारत की बात करें, तो भारत ने क्या किया है, आपको पता होना चाहिए कि ईरान पर प्रतिबंध हटने से क्या, जो हमने चाबहार बंदरगाह है या बंदर अब्बास पोर्ट है और क्षेत्रीय संपर्क जुड़ी जितनी भी अन्य जो इतनी प्रोजेक्ट हैं, भारत उनको दोबारा से फिर चालू कर सकेगा। साथ ही साथ क्या हुआ है, क्योंकि आपको बताना चाहिए, चाइना ने पाकिस्तान के अंदर ग्वादर बंदरगाह बनाया है, तो ग्वादर बंदरगाह को आपको क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए चाबहार बंदरगाह और बंदर अब्बास पोर्ट का लागू होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अमेरिका और ईरान से संबंधी इस बहाली से होगा क्या, कि भारत को फिर ईरान से क्या करेंगे, हम क्रूड ऑयल ले सकेंगे, और जिससे क्या होगा, कहीं न कहीं, क्योंकि इस पे अभी रोक लगा रखी है अमेरिका ने, तो वो जब हट जाएगा तो तेल खरीद में क्या होगा, हमें न केवल ऊर्जा सुरक्षा में सहायता मिलेगी, बल्कि जो क्रूड ऑयल का लगातार जो प्राइस बढ़ रहा है, उसमें कहीं न कहीं कमी आएगी। आइए बात करते हैं सामान्य दिन 3 से लिंक टॉपिक के बारे में। बात करेंगे भारत गौरव योजना। आपको बता दें कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि भारत गौरव योजना किससे संबंधित है। तो ये क्या है, रेलवे से संबंधित है, जो कोई टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी। ये बुनियादी ढांचे के अंतर्गत जो ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्ते और जो रेलवे टॉपिक है, तो वहाँ से ये संबंधित टॉपिक है। अगर इस योजना के बारे में देखें, तो आपको पता चाहिए कि इस टाइम हमारे देश के जो रेल मंत्री हैं, वो हैं अश्विनी वैष्णव। उनके द्वारा इसको भारत गौरव योजना चालू की गई है। अगर इस योजना के बारे में बात की जाए, तो जैसे आपने एक रामायण एक्सप्रेस, जैसे रामायण से संबंधित क्षेत्रों के लिए थीमेटिक एक्सप्रेस चलाई थी, उसी की तर्ज पे अब क्या होगा, टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगर इसमें प्रमुख और बिंदु देखें, इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, वो क्या करेंगे, चाहे वो आपके किसी भी कंपनी हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, ट्रस्टी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, ट्रेनों के संचालन के लिए क्या होंगे, आप स्वतंत्र होंगे, वो थीम सर्किट का निर्धारण कर सकेंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रेन को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। ये इसी भारत गौरव योजना के बारे में बात की गई है। साथ ही साथ इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो क्या करेंगे, रेल की तो जो भी यात्रा होगी, होटल जो होंगे, आवास, जितने भी दर्शनीय स्थल होंगे, उन सबकी न केवल व्यवस्था करेंगे, बल्कि जितने भी टूरिस्ट जाएंगे उनके यात्रा को गाइड, टूर गाइड आज उपलब्ध कराएंगे, और पूरा एक पैकेज उपलब्ध कराकर क्या करेंगे, कहीं न कहीं इसको एक आप आकर्षित करने के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ इन सर्विस प्रोवाइडरों को इन पैकेजों की कीमत तय करने के लिए पूरी तरीके से क्या स्वतंत्रता दी गई है। जो इन्हें जो फ्रीडम मिला है, इसी को बोला गया है कि यहाँ से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कहीं न कहीं उसको निजी हाथों में बेचने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, वो इसी के बारे में बात करता है। साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो क्या करेंगे, अपने थीमेटिक आधारित कोचों को डिज़ाइन कर सकेंगे, अंदर कैसे डिज़ाइन करना है वो देख सकेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, वो ट्रेन के भीतर बाहर कहीं भी ब्रांडिंग कर सकेंगे, और आपकी कहीं न कहीं विज्ञापनों की अनुमति होगी। अगर आपने कभी मेट्रो में यात्रा की हो, तो अगर दिल्ली मेट्रो में गए हो, तो आप देखा होगा उसके बाहर अंदर आपको लगातार होर्डिंग दिखाई पड़ेंगे,
उनके एडवर्टीजमेंट दिखाई पड़ेंगे, उस तरीके का ही इसमें विकल्प दिया गया है। इससे अगर देखें लाभ क्या होगा, इससे क्या होगा, ना केवल भारत के बल्कि दुनिया के जितने भी लोग हैं वो इसमें आएँगे, घूमेंगे, तो वो देश की समृद्ध जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है और जितने भी भव्य ऐतिहासिक स्थल हैं, ना केवल उनको देख सकेंगे, बल्कि अपने देखने के विज़न को वो साकार करेंगे, तो देश को भी फ़ायदा मिलेगा। जिससे कहीं न कहीं जितने भी टूरिस्ट की जो जितनी भी संभावनाएँ हैं, भारत को इसमें दोहन करने में मदद मिलेगी और हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ से आएगा, तो क्या होगा, कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। बात करेंगे एनजीटी के बारे में कि एनजीटी ने अभी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है उड़ीसा के अंदर जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में। ये टॉपिक है पर्यावरण के संरक्षण, उसके पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से संबंधित। अगर देखें मामला है क्या, तो एनजीटी के अंदर एक याचिका डाली गई थी जिसमें शिकायतकर्ता ने ये बात कही थी कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने क्या किया है, राज्य के जो उड़ीसा राज्य के अधिकारी हैं, उनसे मिलीभगत करके अंगुल जिले में बहने एक नदी बहती है जिसका नाम है नदीरा नदी। तो नदीरा नदी पर उन्होंने क्या किया है, अनऑथराइज्ड रूप से उसको हड़पा है, उसको मिट्टी से उस नदी को पाट दिया है, जिससे क्या है पूरी नदी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो इस पे एक्शन लेते हुए एनजीटी ने क्या किया है, उन पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये तो था करंट अफेयर का। क्वेश्चन आपसे ये नहीं आएगा, हो सकता है नदीरा नदी एक बार पूछ सकता है किस राज्य में बहती है, क्योंकि चर्चा में आई हुई है। नहीं तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा एनजीटी के बारे में बताइए या जो भी होगा। तो आइए देखते हैं एनजीटी के बारे में है क्या, क्या काम करती है। तो सबसे पहले आपसे जो वन लाइन क्वेश्चन बनता है कि एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर होगा 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, पर्यावरण को बचाना, साथ ही साथ वन संरक्षण और अन्य जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके सहित पर्यावरण संबंधी जितने भी कानूनी अधिकार हैं, उनको परिवर्तन कराने के लिए तुरंत ये प्रभावी रूप से कार्रवाई करता है और उनका तुरंत निपटान करने की कोशिश करता है। अगर बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पे, ध्यान रखना इसकी मुख्य पीठ न्यू दिल्ली के अंदर है, जबकि इसकी जो 4 सब ब्रांचेज हैं वो कहाँ पे हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई के अंतर्गत इसकी सब ब्रांचेज हैं। इसके पास अगर पावर की बात की जाए तो ये सीआरपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता की 1908 के तहत जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनके अंतर्गत इसको नहीं बांधा गया है और इस तरीके से ये प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों पर निर्देशित होती है और कहीं ना कहीं कुछ अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में ये कार्य करती है। इसके जब भी इसके ट्रिब्यूनल के अंतर्गत कोई भी आवेदन आता है या कोई याचिका आती है, तो उस टाइम से लेकर 6 महीने के अंतर्गत इसको निपटाने के लिए इसको स्थापित किया गया है। साथ ही साथ जो एनजीटी की स्थापना की बात की जाए, ये भारत में विशेष पर्यावरणीय न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में तीसरा देश बना था और पहला विकासशील देश था। ध्यान रखना एनजीटी टाइप का जो ट्रिब्यूनल है उसको स्थापित करने में हमने वर्ल्ड में तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद स्थापित किया और जितने भी डेवलप्ड कंट्री है उनमें हम टॉप पे थे। अगर इसकी संरचना की बात की जाए, इसके अंतर्गत एक पूर्णकालिक चेयरमैन होता है, साथ ही साथ इसमें कम से कम 10 मेंबर से लेकर 20 मेंबर तक के पूर्णकालिक न्यायिक या विशेषज्ञ सदस्य हो सकते हैं। अगर इसके चेयरमैन की बात की जाए तो इसका चेयरमैन क्या होता है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमुख होता है और वही इसके न्यायिक कार्यों को देखता है। इसके अध्यक्ष का देखा जाए तो अगर किसी भी हाई कोर्ट का कोई भी मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हो गया हो या अभी प्रेजेंट टाइम में सर्विस कर रहा हो, या तो वो बनता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश इसका चेयरमैन होता है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है इसके अध्यक्ष के लिए। हाई कोर्ट का कोई भी अभी इस टाइम पे अपनी सेवा दे रहे हैं या फिर रिटायर हो चुके मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, चाहे वो मुख्य हो या फिर अन्य सदस्य हो, वो उसके चेयरमैन बन सकते हैं। आइए बात करते हैं अदन की खाड़ी के बारे में। तो अदन की खाड़ी को अगर आप देखिएगा तो हिंद महासागर के पास लगा हुआ अदन की महाखाड़ी क्या है, अफ्रीका और जो आपके अरब कंट्री है उनके बीच में, जहाँ एक तरफ सऊदी अरेबिया, यमन है, उधर अगर आप अमेरिका की सॉरी अफ्रीका की बात करेंगे तो सूडान, एर्टिगिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया लैंड के पास ही स्थित है। ध्यान रखना अदन खाड़ी बेसिकली कहाँ है, जिबूती के पास स्थित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बरवेरा की खाड़ी के नाम से किसे जाना जाता है, ध्यान रखना अदन की खाड़ी का ही दूसरा नाम क्या है, बरवेरा की खाड़ी है। अगर इसकी लोकेशन देखें तो उत्तर में ये यमन, मैंने आपको अब मैप में लोकेशन दिखा दी, फिर भी आप देख लीजिएगा। पूर्व में अरब सागर, पश्चिम में दक्षिण अफ्रीकाई देश जिबूती और साथ ही साथ गार्ड ऑफ हुनाई चैनल, और यहाँ पर एक आइलैंड आप देख रहे हैं, ये वाला जो आइलैंड है यमन है, सकोत्रा आइलैंड है इसका, और सोमालिया इससे ये घिरा हुआ है, पानी की एक खाड़ी है। अगर आप देखें इस जल संधि किससे, ये बावेल मंदिर जो जल संधि है जो कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है, उसके बीच में स्थित है। और अदन खाड़ी के पूर्व में अरब सागर है और अरब सागर के दक्षिण में जाएंगे तो आपको हिंद महासागर मिलेगा। और साथ ही साथ ये अगर जिबूती में एक खाड़ी है तंजौरा की खाड़ी, वहां भी इसको मिलती है। तो इसकी लोकेशन याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। बात करेंगे पोषण ज्ञान के बारे में। तो पोषण ज्ञान जो अभियान है, ये स्वास्थ्य और पोषण की जितनी भी जानकारियां होती हैं उनकी जानकारियों को क्या किया गया है,
एक डिजिटली रूप से एक जगह स्टोर कर दिया गया है, वहाँ पर इसको पाया जा सकता है पोषण ज्ञान को। ये नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। साथ ही साथ सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन केंद्र अशोका यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार किया गया है, जो कि आज के स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण ज्ञान ज्ञान का इसमें आपके स्रोत हैं, आप इसमें पोषण से संबंधित जानकारियाँ ले सकते हैं। इस पोषण ज्ञान डिजिटल जो स्टोरेज है उसको एक संसाधन के रूप में अवधारणाबद्ध लागू किया गया है। साथ ही साथ इसको विभिन्न भाषाओं के अंतर्गत लागू किया गया है। इसमें स्वास्थ्य के कौन से टाइप हो सकते हैं, या यूजर हैं, या जो उनको कैसे कौन सा आपको खाना लेना चाहिए, क्या जानकारी मिलेगी, उन सबको देखते हुए 14 सब्जेक्ट को इस क्षेत्र में संचार क्षेत्र साथ साथ में जोड़ा गया है, जिससे आप क्या करें ऑनलाइन सामग्री को प्राप्त कर सकें इस पोषण ज्ञान माध्यम से। इसी के साथ आज के जितने भी करंट अफेयर थे उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इस टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरीके और भी अगर आप टॉपिक चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।